हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू MDCJ। आज इस 10th एपिसोड में मैं आपको जैक कर्बी के लिटिलनेस कॉमिक्स के 10th इशू की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है मदर। सो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स टाइम पे मिलते रहे। सो बिना आपका वक्त ज़ाया करते हुए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एक्सॉन ने डिविएंट सिटी लिमिरिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया था। डिविएंट्स बहुत घबरा गए थे और वो अपनी जान बचाने के चक्कर में वहां से कटने की कोशिश कर रहे थे। कुछ डिविएंट्स फाइट बैक कर रहे थे। उन्होंने एक्सॉन पर अपने वेपन्स से अटैक करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन वो वेपन्स एक्सॉन पर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे थे। ये बात डिविएंट्स ने अपने हाई कमांड को इन्फॉर्म की। एक्सॉन ने डिविएंट्स का फर्स्ट वेपन स्टेशन डिस्ट्रॉय कर दिया। डिविएंट्स ने एक्सॉन पर अटैक करने के लिए अपने वॉरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसोन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, बट सडनली इसोन के सामने एक नया पैसेज ओपन हुआ। वो न्यू लिमिरिया सिटी में जाने का पैसेज था। इसोन ने देखा और अपना बड़ा हाथ उस टनल की ओर उठाया। इसोन पैसेज की तरफ आगे बढ़ा। इसोन ने न्यू लिमिरिया सिटी का बैनर तोड़ दिया। इसोन का जायंट हाथ पूरे लिमिरिया सिटी को तबाह कर सकता था। इसोन ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसका इस्तेमाल करके लिमिरिया सिटी पर अटैक कर दिया। उस अटैक के बाद इसोन वहां से गायब हो गया। भले ही वो वहां से चला गया हो, लेकिन उसने अपने पीछे बहुत तबाही मचाई थी। उस अटैक की वजह से पानी सिटी के अंदर घुसने लगा। डिफेंस अपनी जान बचाने की कोशिश में पड़े थे। कुछ देर बाद धीरे धीरे पानी का लेवल कम हो रहा था। सो डिफेंस क्राफ्ट डैमेज इंस्पेक्शन करने आ गई। डिफेंस उन्हीं लोगों को केयर करते हैं जो उनके लिए यूजफुल होते हैं और बाकी सब तो उसके लिए एक्सपेंडेबल है। डिफेंस ने अपने कमिश्नर को इन्फॉर्म किया कि उनका इमरजेंसी डिवीजन इस प्रॉब्लम पर काम कर रहा है। कमिश्नर ने उन्हें जल्द से जल्द काम करने का ऑर्डर दिया क्योंकि अब पानी पैलेस तक पहुंच चुका था। डिविएंट ने कहा कि वो टोड और उसकी रॉयल फैमिली को सेफ रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कमिश्नर ने अपने असॉल्ट ट्रूप्स को एरिना में भेजने को बोला क्योंकि वहां पे कुछ इशू चल रहा था। दूसरी तरफ इसोन लिमिरिया सिटी के निकल कर डीप वाटर्स में चला गया था। अब अगले 50 साल तक वो उसकी पर्सनल प्लेस होगी। वो तो उसके बाकी मेंबर्स ने भी अलग अलग जगहों पर अपने काम शुरू किए थे। टायरोलियन आल्प्स में हागन ने एक मॉन्यूमेंट की तरह दिख रहा था। हागन को देखकर उसके आसपास के लोग भी शॉक में थे। ओनेग ऑस्ट्रेलियन आउटलेट्स में अपना काम कर रहा था। टेलीविजन क्रू और लॉ ऑफिसर उसे इंस्पेक्ट करने के लिए वहां तक पहले ही पहुंच चुके थे। उनके माइक में ओनेग से किसी भी तरह की आवाज पकड़ी नहीं गई। फोटोग्राफ्स को इंस्पेक्ट करने के बाद जनरल ने अपने क्रू को ये मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा। उन्हें साइबेरिया में लेजर स्पॉट हुआ। ओलिंपिया में जूरस स्पेस गॉड्स की हरकतों को इंस्पेक्ट कर रहा था। उसने डोमो से कहा कि स्पेस गॉड्स एंस माउंटेन्स से बहुत दूर है। उन्होंने दुनिया भर अपने काम शुरू कर दिया है। डोमो ने जूरस से पूछा कि क्या वो इस डिवाइस से और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं क्या। डोमो ने कहा कि इस लिंकअप डिवाइस से इटर्नल्स इंटरगैलेक्टिक ओरिजिन से कांटेक्ट बना सकते हैं। जूरस कुर्सी से अपने सर पर वो डिवाइस पहन के बैठा था। जूरस ने कहा कि सेलेस्टियल उनसे बहुत स्ट्रांग है और उनके पावर्स को तो हम सब इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए उनसे कांटेक्ट बनाना तो इतना आसान नहीं होगा। जूरस को अब उस डिवाइस की हेल्प से सेलेस्टियल्स का होम क्राफ्ट दिखाई दे रहा था। वो इतना बड़ा था कि चांद को एक पल में डिस्ट्रॉय कर सकता था। उस डिवाइस की हेल्प से जूरस सेलेस्टियल क्राफ्ट के साथ कांटेक्ट बनाने में सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन कुछ ही पलों में उसका मुंह उतर गया। चेहरे के भाव बदल गए। वो डरा हुआ लगने लगा। डोमो ने जूरस से पूछा कि आखिर क्या हो रहा है। जूरस जोर से चिल्लाने लगा कि उसने कुछ तो ऐसा देखा होगा जिससे वो थोड़ा घबरा गया। सडनली उनका लिंकअप टूटने के लगा और इस इंटेंस ब्राइट लाइट के साथ उस डिवाइस से आने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो डिवाइस अभी फटने ही वाला है। जूरस बहुत दर्द में था। डोमो को रियलाइज हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग माइंड थ्रस्ट ने लिंकअप डिवाइस को अपने काबू में पा लिया था। फाइनली उनका कॉन्टैक्ट टूट चुका था। जूरस ने कहा कि उसे अब इस डिवाइस की और जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा लग रहा था कि जूरस को सेलेस्टियल्स और उनके प्लान्स के बारे में सब पता चल चुका था। जूरस ने अपने सर से वो डिवाइस उतारा और डोमो को सौंप दिया। पूरे यूनिवर्स की छोटी झलक देखकर जूरस चौंक गया था। डोमो ने कहा कि किसी भी पावर को एक इटर्नल के माइंड को रोकना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसी पावर उस मदरशिप के अंदर मौजूद है। वो तो हम सब स्पीसीज के ऊपर है
वो फोर्थ हाउस का कमांडर है। 50 सालों का जजमेंट देना ये फोर्थ हाउस का काम है। और अब जो भी सब कुछ हो रहा है ना, वो सब इसी की शुरुआत है। हम सबको शायद वो नतीजा पसंद ना आए। तो उन्होंने कहा कि 50 साल इटर्नल लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर तबाही होना तय ही है तो हम सबको इस पर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेनी ही चाहिए। जूरस ने डोमो को यूनिफायर एक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया। डोमो जूरस का ऑर्डर पूरा करने के लिए दौड़ा चला गया। उसने कहा कि उसे उस ब्लडी फ्लड के बाद पहली बार यूनिफायर को एक्टिवेट किया जा रहा है। डोमो ने यूनिफायर को एक्टिवेट किया और उसके लिए अपनी मशीन स्टार्ट कर दी। अचानक उस मशीन से एक डिवाइस बाहर आया। डोमो ने उस डिवाइस से यूनिफायर को एक्टिवेट किया। यूनिफायर को बाकी इटर्नल्स को इन्फॉर्म करने के लिए हम कह सकते हैं कि उनको कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरे ओलंपिया में सभी इटर्नल्स को वो कॉल सुनाई दी। सिर्फ ओलंपिया ही नहीं, सारे दुनिया भर में जितने भी इटर्नल्स है ना, उनको ये कॉल सुनाई दी थी। एक्चुअली सिर्फ इटर्नल्स ही इस कॉल को सुन सकते हैं। सभी लोग इस कॉल से सुनकर दंग रह गए, क्योंकि बहुत सालों के बाद उन्होंने ये कॉल सुनी थी। दूसरी तरफ इकेरिस बाबू स्प्राइट को जम के पीटे जा रहे थे, उसे पनिश करे जा रहे थे। मैकरी ने जैसे ही वो कॉल सुनी तो उसने इकेरिस को इन्फॉर्म किया उसे इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना चाहिए। मार्गो ने भी मैकरी की बातों पर एग्री करते हुए कहा कि इकेरिस को स्प्राइट की पिटाई रोकने को कहा उसने। इकेरिस ने कहा कि उसने वो कॉल सुना है, लेकिन उसको तो स्प्राइट को सजा देने में बहुत मजा आ रहा था। मैकरी ने कहा कि तुम्हारी पनिशमेंट से अब तक स्प्राइट ने उसका सबक सीख लिया होगा। मार्गो ने कहा कि स्प्राइट तो एक बच्चा ही है ना, जिसे प्रैंक करना पसंद है। अचानक स्प्राइट का सर फिर से ग्लो करने लगा। इकेरिस को समझ आ चुका था कि ये अब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करना की फिराक में था। इकेरिस ने अपने हाथों से स्प्राइट को जकड़ के पकड़ के रखा था और अचानक से स्प्राइट ने खुद को एक अगली क्रीचर में तब्दील कर दिया। इकेरिस को बहुत डिस्गस्टिंग फील हुआ। स्प्राइट ने इकेरिस को वार्न किया और कहा कि उसे छोड़ दे, वरना वो इससे भी बदतर और अगली चीज में खुद को तब्दील कर देगा। इकेरिस ने स्प्राइट को फेंक दिया और उसे वार्न करते हुए कहा कि उसके बाद उससे और उसके दोस्तों से फिर से कभी भी मत उलझना। जैसे स्प्राइट इकेरिस की चेयर से छूटा तो इकेरिस को चिढ़ाने लगा और वहां से भाग गया। इकेरिस मार्गो के लिए बुरा फील करने लगा, क्योंकि उसने मार्गो को कहा भी कि उन्होंने उसे ओलंपिया दिखाने के लिए एक बहुत ही बुरा टाइम सिलेक्ट किया है। पहले तो उस मॉन्स्टर्स थिंग की वजह से डर गई थी, और अब ये कॉल। लेकिन मार्गो ने कहा कि उसे तो स्प्राइट मजेदार लगा। मैकरी ने कहा कि वो इतना भी छोटा नहीं है जितना मार्गो उसे समझ रही है। शेक्सपियर ने अपने एक प्ले में भी स्प्राइट को शामिल किया था। मैकरी ने कहा कि पास में ह्यूमंस और इटर्नल्स फैंटेसी से सेपरेट हुए थे, लेकिन अब उन सब का फ्यूचर एक ही है, सेम है। मार्गो ने पूछा कि क्या इसका मतलब वो उसके कॉल उसके लिए भी था। इकेरिस ने कहा कि इसका मतलब है कि वो भी उन्हें ज्वाइन कर सकती है। इकेरिस ने कहा कि सिर्फ इटर्नल्स ये कॉल सुन सकते हैं, फिर वो कहाँ पर भी हो, जैसे कि सर्सी जो अभी न्यूयॉर्क सिटी में है। मैकरी ने इकेरिस से कहा कि थेना के बारे में मत भूलना, जो फिलहाल किसी फुलिश ट्रिप पे गई है। मैकरी ने कहा कि थेना के पास्ट लाइफ में उसका क्रो के साथ रहना उसके लिए बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, और अब वो उन्हीं सारे डिविडेंड्स के बीच है। लिबेरिया सिटी में थेना रैंसक एक दूसरे के सामने खड़े थे। सेफ्टी तो पहले ही हट चुकी थी, और अब रैंसक उन सब के सामने बहुत गुस्से में खड़ा था। डिविडेंड्स हेल्प मांग रहे थे। क्रो ने रीइंफोर्समेंट मंगाई जिससे वो रैंसक को डिस्ट्रॉय कर सके। थेना ने कहा कि इस मुसीबत का असली कारण तो ये है डिविडेंड्स ही है। उन्होंने ही इस बेचारे को रैंसक को एक किलिंग मशीन में तब्दील कर दिया है, और अब वो नफरत से उस मुकाम पे है जिस वजह से वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। क्रो ने थेना को कहा कि उसके वर्ड से काम नहीं बनने वाले यहाँ पर। क्रो ने थेना को किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहा, तब तक वो उस रैंसक से निपट लेगा। क्रो आगे आया, लेकिन रैंसक बहुत बड़े गुस्से में था। उसने क्रो की गर्दनी पकड़ ली और गुस्से में वो बार बार आई हेट यू चिल्लाने लगा। सडनली एक इंटेंस एनर्जी के साथ दोनों एक दूसरे से अलग जाकर गिर गए। रैंसक ने होश संभाला तो उसे समझ आया कि इस अटैक के पीछे थेना थी। रैंसक ने को किसी तरह थेना के पावर्स के बारे में पता चला था जब उसने पहली बार थेना को बैटल शुरू होने से पहले देखा था। रैंसक बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन फिर से एक और अटैक के साथ वो नीचे गिर गया। लेकिन फिर भी रैंसक उठा और थेना की ओर भागने लगा। उसका उसके गुस्से पे बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं था, लेकिन फिर से एक इंटेंस एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो नीचे गिर गया। थेना ने कहा कि इस अटैक से रैंसक जरूर स्टंट होगा और उसे इटर्नल्स और बाकियों की रिस्पेक्ट करना सीखना जरूरी है। क्रो ने कहा कि उसे उस बचपन से इसी बैटल अरीना के लिए तैयार किया गया है और वो चेंज नहीं हो सकता।
थेना ने कहा कि इस वजह से उसे डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते ना। क्रो ने कहा कि डिविएंट स्पीसीज अब मॉन्स्टर प्रोड्यूस नहीं करती, इसका जिंदा प्रूफ है वो। थेना ने कहा कि असली फॉल्ट तो तुम लोगों में है, ना कि उन मॉन्स्टर्स में। डिविएंट्स का सेल्फ हेट्रेड ही उन्हें ले डूबेगा। इसीलिए क्रो ने थेना को कहा कि स्पेस गॉड्स को इस दुनिया को खाली करने दो और सिर्फ हम दोनों को उस दुनिया में बचे रहने। थेना ने कहा कि उसे अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्रो ने थेना को ना जाने के लिए कहा। उसने कहा कि ये उन्हें और वक्त चाहिए और अगर इस बार वो एक दूसरे से दूर चल गए तो शायद वो एक दूसरे को हमेशा के लिए खो गए। थेना ने बिल्कुल ही भाव ना देते हुए कहा कि अब उसके पास रुकने का टाइम नहीं है क्योंकि उसने कॉल सुना है। क्रो ये बात सुनकर गुस्से में आया। क्रो इसलिए इटर्नल्स को ब्लेम करने लगा। थेना ने कहा कि कोई भी इटर्नल इस कॉल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, तो इसलिए उसे ओलंपिया में रिटर्न जाना ही पड़ेगा। उसने कहा कि अगर वो सब स्पेस गॉड्स के साथ ट्रायल फेस करने वाले हैं तो एटलीस्ट एक ऑनर के साथ तो वो फेस करे। अचानक दोनों ने एक लाउड आवाज़ सुनी। कोई जोर जोर से हंस रहा था। उसने कहा कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो डिविएंट्स में एक ऑनर ढूंढ सके। वो कर्कस ही था। क्रो को लगा था कि वो रैंसक के साथ बैटल में मर चुका होगा। कर्कस ने कहा कि उसने बहुत से चोटें झेली हैं, लेकिन फिर भी वो जीता रहा ताकि वो उन पर हंस सके जो सबको जज करते फिरते हैं। थेना उसकी और बिना डरे आगे बढ़ने लगी। थेना को कर्कस बहुत अच्छा लगा। उसने कर्कस को कहा कि वो सोच सकता है, वो बोल सकता है, वो बहुत सेंसिटिव भी है और वो फील भी कर सकता है, जो कर्कस को बाकियों से अलग और अच्छा बनाता है। कर्कस ने थेना को उसे मॉन्स्टर न कहने के लिए थैंक्स कहा। कर्कस थेना की ओर आगे बढ़ने लगा। उसने कहा कि डिविएंट्स उसे मार देंगे क्योंकि उन्हीं में से एक है और उनके लिए तो एक न्यूट्रिएंट हैरेसमेंट जैसा है। थेना ने कर्कस से पूछा कि वो उसे क्या चाहता है। क्रो ने थेना को वार्न किया और कहा कि केयरफुल रहने को कहा। कर्कस ने कहा कि उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ वो उसकी लाइफ पीसफुली निकाल सके। क्रो ने कर्कस के बारे में कहा कि उसे वही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। उसकी जगह सिर्फ कॉम्बैट एरिना में ही है जहाँ वो या तो फाइट करेगा या फिर मरेगा। रैंसक क्रो के पीछे से उठा और यह सब सुन रहा था। रैंसक गुस्से में था। वो पीछे से आया और उसने क्रो पर अटैक कर दिया और उसे पटक दिया। इस अटैक की वजह से क्रो बहुत दूर जाके गिर गया। रैंसक थेना के सामने आके खड़ा हुआ। उसने उसे गुस्से में कहा कि वो उन्हीं के साथ बैठी थी जो उसे मरते हुए देखना चाहते थे। रैंसक बहुत फ्यूरियस हो गया था, लेकिन वो थेना को अच्छा समझ रहा था। वो उसे बाकियों से अलग और अच्छी लग रही थी। रैंसक ने थेना से उसके बारे में पूछा, जैसे कि वो कौन है और कहाँ से आई है। थेना ने आगे आकर धीरे से रैंसक के सर पे हाथ रखा। पहली बार तो वो थोड़ा डर गया, लेकिन जैसे ही थेना ने हाथ लगाया उसके सर पे तो उसने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम गुस्सा छोड़कर बाकी सारे इमोशंस को महसूस किया था। कर्कस ने थेना को उसके तरह ही रैंसक को भी शेल्टर देने की मांग की। कर्कस ने कहा कि उन्हें ऐसा बनाया गया है, ना कि वो ऐसे पैदा हुए हैं। थेना ने कर्कस से एग्री किया। कर्कस ने कहा कि वो दोनों अब थेना के मॉन्स्टर्स हैं। थेना ने उन दोनों को एक्सेप्ट किया, उन्हें ओलंपिया का प्रोटेक्शन देने का ऑफर किया। रैंसक को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम उसके लाइफ में किसी ने लाइफ ऑफर की थी उसे। थेना ने रैंसक का हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा कि उसने अपनी जबान दी है और वो उस पर कायम रहेगी। थेना ने उसे अपने साथ ज्वाइन होने का और रिटर्नर्स के उनके लाइफ स्टाइल्स को जानने का ऑफर दिया। क्रो वो अटैक पर से रिकवर हो रहा था। थेना क्या कर रही थी ये क्रो ने देखा और उसे वो पागलपन लगा। थेना ने क्रो को गुड बाय कहा और उसे बताया कि वो अब रैंसक और कर्कस के साथ ओलंपिया में जाने वाली है और एक इंटेंस एनर्जी विलेजर्स के साथ वो वहाँ से वैनिश हो गए। क्रो थेना को वापस आने के लिए कहने लगा। अब वहाँ पर बैटल एरिना की छत गिरने लगी थी उस अटैक की वजह से और उस वजह से बाहर से पानी अंदर आने लगा। क्रो किसी पागल आशिक की तरह थेना का नाम लेकर चिल्लाने लगा। उस फ्लड की वजह से बहुत सारा डैमेज हो चुका था। डिविएंट्स ने भी बहुत सारी चीज़ें गंवा दी थी, पर उनसे भी ज़्यादा किसी ने कुछ गंवाया था तो वो क्रो था। और यहाँ पर हमारी 10th इशू की स्टोरी खत्म होती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी इस सीरीज़ में आने वाली हैं, सो उसके लिए चैनल पर बने रहो। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो। और कोई भी सवाल पूछना हो इस सीरीज़ से रिलेटेड, इस स्टोरी से रिलेटेड, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो आप। मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप NDCZ पर फर्स्ट टाइम आते हो तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ही आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगे, वरना नहीं मिल सकते। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।